आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं अब ग्राउंड रिपोर्ट। शुरुआत लद्दाख से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली में मानसून का इजलास आज शुरू हुआ। पहला दिन, पिछला इजलास मालूम है आपको, तब कोविड हुआ था, तब हालात की मार पड़ी थी और बीच में ही तब का इजलास रोकना पड़ा था। लेकिन आज एक बार फिर शुरुआत हुई है और इस इजलास में जहां मुल्क की सभी सियासी शख्सियात या नुमाइंदे शामिल हैं, वहीं जम्मू कश्मीर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरप्रस्त भी शामिल हो रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कल ही दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और माना यही जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला अब की बार इजलास में बात ज़रूर करेंगे। नई दिल्ली से लेकर लद्दाख की पहाड़ियों तक की सूरत-ए-हाल और इसी सूरत-ए-हाल में वज़ीर-ए-आज़म की भी नज़र थी और आज इफ्तारी तकरीब पर वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ यूँ भी बताया। एक विशिष्ट वातावरण में संसद का मानसून सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा, एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है। इस बार भी उस महान परंपरा में हम सभी सांसद मिलकर के वैल्यू एडिशन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है, उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है, संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है, पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। वज़ीर-ए-आज़म की आज की तकरीर, आज का खुलासा साफ जाहिर है, लद्दाख की पहाड़ियों पे तनातनी है और उसी तनातनी के बीच में वज़ीर-ए-आज़म की भी नज़र थी और वज़ीर-ए-आज़म ने आज की तकरीर में उसका हवाला भी दिया। यूँ कह सकते हैं कि हालात कशीदा हैं, खुद वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर से भी झलक रहा है। लेकिन वादी कश्मीर में जहाँ एक तरफ हालात की मार है, वहीं अवाम तक सरकार
माजी में पहुंच नहीं पाती थी। अब नए एलजी आए हैं और नए एलजी पिछले कुछ दिनों से आवाम के बीच में रहने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार मीडिया के जरिए भी आवाम से पहुंच रहे हैं और आवाम को किस तरह के मसाइल हैं। ये श्रीनगर का सिविल सेक्रेटेरिएट है और सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर ये सारी भीड़ जो है ये खुद बयान कर रही है कि यहाँ पे लोगों को मसाइल हैं, लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पे। माजी में एक दौर ये भी था कि यहाँ लंबी कतारें हुआ करती थी, तब अवामी नुमाइंदे हुआ करते थे, लेकिन माजी के बाद हालात बदले, सियासत बदली और कानून बदला और उस कानून के बीच में बहुत से लोग बदजुल्म भी हुए, बहुत से लोगों ने यहाँ आना भी छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिनों से एक नई सूरत देखने को मिल रही है और सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर लोग आना शुरू हो चुके हैं। आज सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर लोग आ रहे हैं, लेकिन लोगों के मसाइल हल होते हैं या नहीं होते हैं वो दूर की बात, लेकिन उम्मीद है। लेकिन इस उम्मीद में पहली उम्मीद सिविल सेक्रेटेरिएट में जाने वालों की श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट के दरवाजे पर ही टूटती है और दरवाजे पर पहुँचने वाले लोगों को जब अंदर जाने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, जब पासेस का इंतज़ार करना पड़ता है, तो लोग कुछ नाउमीद होकर भी खाली हाथ वापस दरवाजे से ही चले जाते हैं। और इस सारे के बीच में सबकी नज़रें गवर्नर पर हैं कि गवर्नर इन सभी मामलात को किस तरह से लेते हैं और किस तरह से जो कवानीन हैं या यूँ कहें जो इख्तियारात हैं उन इख्तियारात में किस तरह से यहाँ तरामीम करते हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट आउट ऑफ बाउंड रखा गया आवाम कश्मीरी के लिए और आम कश्मीरी उससे भी परेशान होता है। माजी में सिविल सेक्रेटेरिएट के हवाले से कई तरह की कहानियां आती रही है, लेकिन अब नई सरकार है, नए एलजी है, तो उम्मीद की किरण लोगों में है कि कुछ मामला होंगे। लेकिन रियासत के एलजी ने रियासत के बैक टू विलेज प्रोग्राम के हवाले से आज दोबारा मीडिया से बात की। पिछली बार बैक टू विलेज के हवाले से उन्होंने बताया था कि एक नई मंजिल शुरू करनी है और उसी नई मंजिल में बैक टू विलेज का एक अहम रोल है। और आज भी मुद्दा आवाम का था। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए एलजी ने कुछ यूँ बताया। उत्तम ग्राम अभियान, उन्नत ग्राम अभियान, तो B2V1 और B2V2 में जो लोगों ने काम बताए थे उसको प्रियॉरिटी के हिसाब से लोगों ने तय किया है। और मैं आपको एक सूचना के तौर पर, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि ये केवल अभियान था, काम नहीं हुआ है, मैं कुछ जिलों का आंकड़ा पढ़ना चाहता हूं और ये कागज भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। और दूसरी बात कि बहुत साहसिक निर्णय यहाँ के प्रशासन ने किया है कि जो काम हुए हैं उसको पब्लिक डोमेन में हमने डाल दिया है। अगर किसी को आपत्ति है, कोई क्लेम करता है कि ये काम नहीं हुआ है, तो हम उसका स्वागत करेंगे कि वो बतावे कि ये काम नहीं हुआ है, तो हम इसको देखेंगे कि वो काम नहीं हुआ है तो फिर क्यों नहीं हुआ है और क्यों गलत रिपोर्टिंग की गई। ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 101 काम सभी पंचायतों को मिला करके टेकअप हुए थे। अनुमानित व्यय जो है एस्टिमेटेड कास्ट 282.63 करोड़ थी। अभी तक एक्सपेंडिचर 256.66 हो गया है और वर्क इन प्रोग्रेस 11 है। एस्टिमेटेड कास्ट 39.09 करोड़ है और एक्सपेंडिचर इसमें 13.31 करोड़ ये एक्सपेंडिचर हो गया है। तो मैं पूरा समय नहीं लेना चाहता हूं, ये 20 जिलों की सूची है, आपको हम उपलब्ध कराएंगे। इस बार हमने थोड़ा इसको और विस्तार दिया है और कुछ बातें खास तौर से तय की हैं जिसको हम बैक टू विलेज थर्ड में करना चाहते हैं। पहला, जितने इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज हैं, हमारी कोशिश होगी कि 100% सैचुरेशन उनका हो जाए। अनेक काम इसमें हो सकते हैं, स्कॉलरशिप का होगा, SC/ST सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल होगा, ALC होगी, डिलीवरी सिस्टम होगा, राशन कार्ड बनना है, गोल्डन कार्ड बनना है। हम जो स्कीम अभी लॉन्च की आपको JK हेल्थ स्कीम, जिसका नाम क्या होगा आपसे हमने सुझाव मांगे, तो वो भी इसी अभियान में हम चलाएंगे जब कि हर व्यक्ति को ये सुविधा मिलने लगे। पेंशन, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सभी काम हम उसमें स्कॉलरशिप पूरा करेंगे। मित्रों, दूसरी बात, ये अभियान शुरू करने के पहले 14वें वित्त माने 14th फाइनेंस कमीशन का जो पैसा पंचायतों में है उसके अलावा हर पंचायत को 10 लाख रुपए उपलब्ध करा दिया गया है।
ये श्रीनगर में एलजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ आपको नाज़रीन बताएं कि दुनिया में एक चलन बना रखा है। वेस्टर्न मीडिया ने इस्लामोफोबिया का जहर इतना उगला है कि हर ऐरा गैरा नथु खैरा इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में कभी कभार फतवा जारी कर देता है। जम्मू कश्मीर में भी पिछले दिनों एक मामला ऐसा मिला था, गुस्ताख रसूल का एक मामला पेश आया था, और उसके बाद लोगों ने गुस्ताख रसूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी भी की, मुजाहरे भी किए, इंतजामिया पर जोर दिया। इंतजामिया ने क्या कुछ किया वो अभी मालूम ज़्यादा नहीं हो सका, लेकिन एक और गुस्ताख निकल पड़ा है। फ्रांस का एक कार्टूनिस्ट, एक अखबार, एक मैगजीन, और जो फ्रांस जो बार बार मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलता रहा है, अब एक नया तुतमा लेकर आया है, और इस फ्रांस के इस मैगजीन ने गुस्ताख रसूल का नया काम किया है, जिससे और लोगों में बेचैनी है, और जम्मू कश्मीर के लोगों में भी बेचैनी है। श्रीनगर के अचमटी के इलाके में फ्रांस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, फ्रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने की अपील करते हुए आज मुजाहरा भी किया गया, और अचमटी श्रीनगर में लोगों ने नई दिल्ली पर जोर दिया कि फ्रांस के साथ सभी ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं, क्योंकि फ्रांस दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो बार बार ये जहर उगलता रहता है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलता रहता है। जो फ्रांस में रिपब्लिश हुआ है, चार्ली हेब्डो ने जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसके प्रोटेस्ट में हम आज यहाँ पे जमा हुए ताकि हम अपना इजहार अकीदत पैगम्बर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें, और हर उस शख्स से तबर्रा करें जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने को जायज़ समझता है। हम उम्मत मुसलिमा को दावा देते हैं कि अपने इर्द गिर्द जो उनमें सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है उनको दूर करें, और देखें कि उनका असल दुश्मन क्या है। हमारा असल दुश्मन चार्ली हेब्डो है, जिसने हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, और इस पर दुनिया का रद्द अमल जो आया वो बहुत ही नेगेटिव है, वो बहुत ही काबिल अफसोस है। ये नहीं होना चाहिए था। अब जबकि ये हुआ है तो जिन्होंने ये कसूर किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और अब दूसरा मामला, तामीर और तरक्की के मामले में यूटी के एडवाइज़र के मशीर बशीर अहमद खान ने आज त्राल के इलाके में डेरा लगा रखा था, और त्राल के इलाके के मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात भी की, मसाइल भी सुने, कुछ मौके पर सुलझाए, कुछ को सुलझाने का यकीन दिलाया। मुकामी लोगों में भी राहत देखी गई, और मुकामी लोगों ने बताया कि बड़ी मुद्दत बाद कोई सरकारी अहदेदार, कोई बड़ा अहदेदार यहाँ आया है जो उनके मसाइल को हल करने का यकीन दिला रहा है। कुछ को हल किया गया, कुछ को हल करने का यकीन दिलाया गया। हमारी तरफ से सिटीजन काउंसिल त्राल और सिविल सोसाइटी का एक मुश्तरका डेलीगेशन उनसे मिला। हमारे त्राल में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू था वो है वो दुकानदार, वो शॉपकीपर जो पिछली डिमोलिशन में त्राल बस स्टैंड पे उनकी दुकानें मुनहदिम कर दी गई थी। उनकी रोज़गार, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए आज डिविजनल एलजी एडवाइजर टू एलजी बशीर खान साहब ने उनको दुकानें फराहम करने के लिए ज़मीन अलाट करने के आर्डर्स दे दिए, और उस पर तकरीबन 70 दुकानों की मतलब तामीर होगी। दूसरे इसके अलावा जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का सब ऑफिस, उसके बारे में भी उसने डिसीजन ले लिया कि वो अगले 1 महीने के अंदर अंदर त्राल में एस्टैब्लिश हो जाएगा। और दूसरी कुछ बहुत सी डिमांडें थी, जैसे मिनी सेक्रेटरीट पर काम सुस्त रफ्तारी से जा रहा है, उसके लिए फंड उसकी वागुजारी, इस तरह बहुत सारी छोटी छोटी डिमांडें थी जो आज उन्होंने एक्सेप्ट की और उसके लिए मतलब ऑर्डर्स वागुजार किए। हम तहे दिल ये त्राल का हाल, लेकिन त्राल के हाल के साथ तालीम के हाल पर भी कई बार सवाल उठे हैं। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पिछले कई दिनों से कुछ बच्चों को हमने आते देखा, और ये बच्चे मुजाहरा भी करते रहे, सरकार तक बात पहुंचाते रहे। अभी सरकार की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। बिलाखिर वो हमारे पास पहुंचे और हमें अपनी दाद रस्सी बताते हुए बताया कि श्रीनगर के वुमेन्स कॉलेज के साथ साथ वो कई और कॉलेजों की तालिबात थी जो तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन पिछले 1 साल से तालीम हासिल नहीं कर सकी हैं। ताहम अब की बार प्राइवेट स्कूलों को सरकार तालीमी अखराजात या यूँ कहें फ़ीस वगैरह माफ़ करने की भी बात कर रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं हो रही है। इन विमेंस कॉलेज की इन तालिबात ने हमें बताया कि उन्हें से फ़ीस वसूली जा रही है। कल आखिरी तारीख़ है फ़ीस जमा कराने की, और उनके पास बहुत से बच्चों के वालिदैन के पास इस वक्त वो माली वसाइल नहीं है कि वो ये बड़ी रकम अदा कर सकें। करीबन 4,500 की रकम है, और ये 4,500 की रकम हर वालिद इन हालात में जमा नहीं करा सकता है। तो जब प्राइवेट स्कूलों पर भी जोर दिया जा सकता है, सभी का कहा जा सकता है कि माफ़ किया जाएगा, तो यहाँ पर वो बच्चे जिनके वालिदैन जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस के साथ हैं, जो कहीं दुकान पर सेल्समैन हैं, या किसी का वालिद ड्राइवरी करता है जिसका कारोबार नहीं चल पाया है, वो कहां से कर सकेगा। एक छोटी सी क्लिप इन बच्चों की हम आपको सुनाते हैं। सर हमें प्रॉब्लम है। हाँ
सर हम वुमेन्स कॉलेज से हैं। हाँ बोलो बेटा। हम लोग बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं कॉलेज की जिन्होंने अभी कंपोनेंट फी नहीं भरा है जी। क्योंकि हम लोग इतना फी अफोर्ड नहीं कर सकते। बेटा कितना फी आपका? 4500। जी बेटा। क्योंकि इससे पहले भी ऑलरेडी हम लोगों ने 2 बार फी भरा है, एक बार 1900, उसके बाद 1300 जी। अब जो आपको पता ही है कि मैम के साथ भी बात की, वो मतलब कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। हम जब भी उनको कॉल करते हैं वो बोलती है मैम मीटिंग कल तो संडे थी, कल कौन सी मीटिंग थी, और वहाँ से मैम ऐसा बिहेव करती है जैसे कि हम दिखा रही है। हम बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग इतना फी एफर्ट नहीं कर सकते। और परसों वुमेन्स कॉलेज की गर्ल्स ने प्रोटेस्ट भी किया था प्रेस कॉलोनी पे। ये बच्चों की आवाज़, बच्चों की बात, जो फीस के हवाले से हम तक बात पहुंचाते थे। हमें ये भी मालूम हुआ कि कल उनकी तारीख आखिरी रखी गई है, कल तक फीस जमा करानी है। और हमने ये मामला हायर एजुकेशन के कमिश्नर सेक्रेटरी तलत रोहिला से उठाया। तलत रोहिला से हमने जब बात की, उन्हें मसला बताया, मामला बताया, तो उन्होंने यकीन दिलाया कि पहले ही सरकार के पास यानी उनके पास एक फ़ाइल है जिस पे प्रोसेस हो रहा है। सरकार का अब दायरे इख्तियार में है कि वो फ़ीस माफ़ करती है या नहीं, लेकिन सरकार के दायरे इख्तियार में है और ये इसका फ़ैसला उन्होंने कहा कि जल्द ही आएगा। लेकिन हमने उन्हें बताया कि कल तो आखिरी तारीख़ है, फ़ैसला बाद में आएगा, बच्चों को कल जमा करानी है। तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि आज देर गए तक वो इस हवाले से हुक्मनामा भी जारी करेंगे और इसका डेट एक्सटेंड हो जाएगा ताकि फ़ैसला आने तक बच्चों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मुश्किलात का सामना बच्चों को ना करना पड़े, ये तलत रोहिला का हमें यकीन। लेकिन हरदोशू का इलाका सोपोर के इलाके में पड़ता है और पिछले दिनों वहाँ पहाड़ के खिसक जाने के बाद इलाके में कोहराम भी बरपा हुआ था, मुश्किलात भी आई थी। और ये वो पहाड़ है जो कश्मीर की वादी की खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा करते हैं। लेकिन बताया जाता है कि वहाँ कानकनी जो हो रही है सदियों से नहीं तो सालों से ज़रूर हो रही है, और सालों से हो रही है कानकनी इन पहाड़ों को नीचे से उखाड़ के रख रही है और अब बिलाखिर ऊपर से पहाड़ खिसक के आबादियों में आ जाते हैं और आबादियों में नुकसान का एहतमाल रहता है। आज भी सोपोर के इलाके हरदोशुआ में मुकामी लोग यही बात बता रहे थे और मुकामी लोगों ने इस पर जब बात की तो हमने वही बात सरकार तक भी पहुँचाई। हमने पहले आपको सुनाते हैं मुकामी लोगों ने क्या बताया और उसके बाद हम आपको बताएं कि इंतजामिया ने क्या जवाब दिया। मामूली टाइम बंद पे चालू ग सीधे सीधे जाए चलान गवर्नमेंट अपील कर अत तुथ सदबाव ग बस्ती कत काल तम बर्दाश्त कर कत तुथ इलाजा कर तो बस्ती मुश्क ग सैलाब मज तो दह दह वो स्टेज अगर आर्डर ग आर्डर कुछ कड़ान पे कुछ आर्डर फटरान फिक्र तरह क्या पे चालू अगर गवर्नमेंट ये पे बंद तम कम हा बीज बचाव बचाव को वो पे पोजिशन मौके पे क्या गुत पंचायत थोड़ा बहुत ग बंद बीज बचाव बहर गोस गवर्नमेंट मतलब हतमी इलाज तुथ कर सैलाब मकलाव। बेसिकली क्या है कि वहाँ पर ये स्टोन क्वेरिंग होती है, कुछ लोग काफ़ी सालों से वहाँ पर स्टोन क्वेरिंग करते हैं और अपना वो रोज़गार उसी हिसाब से वो मेंटेन करते हैं। लेकिन जब ये देखा गया कि उसमें डेंजर है, इमीडिएटली उसके नीचे बहुत सारे सिविलियंस लोग रहते हैं तो उससे इरोजन का बहुत बड़ा डेंजर था, तो 2 साल पहले ही उसको बैन किया गया था। और हमने वहाँ एक 100 मीटर थ्रू रूरल डेवलपमेंट के सहायता से एक 100 मीटर का बांध हम बना रहे हैं ताकि फिर कभी अगर इरोजन हो तो थोड़ा सा उससे बचाव हो सकता है। हरदोशुआ सोपोर के इलाके में पड़ता है और सोपोर को पहुंचने के लिए पटन से गुजरना पड़ता है और पटन के इलाके में सुबह सुबह खौफ दहशत भी देखने को मिला। सुबह सुबह रोड ओपनिंग पार्टी जो फौज किया उन्होंने एक मुश्तबा बैग को इस सड़क पर देखा श्रीनगर बारामूला शहरा पर, और उस बैग के पाए जाने के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया जिन्होंने इस बैग में रखी गई बारूदी सुरंग को नाकारा बनाया। बताया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये बारूदी सुरंग फौजी कानवाई को गुजरने जो कानवाई इलाके से गुजरे उसको निशाना बनाने के लिए रखी गई थी। इलाके में या यूं कहें तो बारामूला कुपवाड़ा के इलाके में ये इस तरह की चौथी वारदात है जब रोड ओपनिंग पार्टीज ने बारूदी सुरंगों को नाकारा बनाया है। वक्त से पहले देख लिया और उसके बाद उसको नाकारा बनाया। ये सोपोर बारामूला शहरा पर, कुपवाड़ा बारामूला शहरा पर पटन के मुकाम का हाल। लेकिन हम आपको बताएं बारामूला के मेडिकल कॉलेज में आज आग की वारदात हुई है, जिस दौरान आग की इस वारदात से नुकसान भी हुआ है। आग कैसे लग गई इसकी अभी तक तहकीकात हो रही हैं, मालूमात वजह
वजह नहीं हो सकी है, लेकिन अलग अलग तरह की बयानबाजी भी की जा रही है। माजी में कई बार यहाँ आग के पीछे के महरक़ात ये भी बताए गए थे कि कुछ मिलीभगत थी और कुछ फाइलों को जलाने के लिए या ज़ाया करने के लिए आग लगाई गई थी। बारामूला के मेडिकल कॉलेज में आग कैसे लगी ये अभी मालूम नहीं हो सका है, पुलिस तहकीकात करी है, लेकिन इल्ज़ामात कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं और इंतज़ामिया इस हवाले से भी जवाब दे रही है। मुझे यहाँ पे टेस्ट कराना था, लेकिन जैसे ही मैंने इस एरिया में धुआं उठते हुए देखा, मैं दौड़ के आया। यहाँ पे सारे बंदे भाग रहे थे यहाँ से, लेकिन एक्चुअली आई एम ए प्रोफेशनल, तो मुझे पता है कि कैसे क्या करना है। जैसे हमने ये खोला, हम यहाँ से खोल रहे हैं, इसमें पाइप रहती है सर, 50 फीट की पाइप रहती है इसमें, ये हमने बिछा के यहाँ फिट करना है और हमें आग बुझानी है। यानी ये 20 फीट का डिस्टेंस है, 2 मिनट का काम था। लेकिन आप देखिए सर, ये होज यहाँ पे गायब है, होज अवेलेबल नहीं है कि सर बाल्टी अभी टूटी हुई है, लेकिन हाइड्रेंट जो हमारे पास होज है अवेलेबल नहीं था सर। फिर हमने जो भी कार्रवाई करी, जो हमारे पास एक्सटिंग्विशर्स है वो यूज़ किए। फायर इंसिडेंट हो गया यहाँ पे, जो हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया है मेडिकल कॉलेज के पीछे से, वहाँ से एक लाइव वायर गुजर रही है और उसके साथ एक प्लाईवुड का जो पार्टीशन है उसने आग पकड़ी थी, शॉर्ट सर्किट हुआ था और वही नीचे गिर के उस वहाँ कुछ बेड्स जमा थे उन पे ऊपर लग गई। तो जो 5 या 7 मिनट में वो उसको कवर किया गया, कोई नुकसान नहीं हुआ और कोई वहाँ पे जानी या मालिक ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। और चलिए कुछ खेल सरगर्मियों की भी बात करें। कोविड हुआ था, कहर हुआ था और कोविड के इस कहर के दौरान सब कुछ ढह के रह गया, कुछ नहीं हो सका, खेल सरगर्मियां भी मअतल हुई। और अब जहां अब कोविड भी चल रहा है, साथ साथ में कहते हैं कि ज़िंदगी भी चलानी है और ज़िंदगी को चलाने के लिए खेल सरगर्मियाँ दोबारा शुरू हुई हैं। और कुपवाड़ा से बाज़ाब्ता तौर पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट यानी स्टेट के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने सरगर्मियाँ शुरू की और कुपवाड़ा में स्पोर्ट्स महकमे की तरफ से की गई इन खेल सरगर्मी में बड़ी तादाद में बच्चों ने भी शिरकत की। बच्चे भी खुश थे। SOPs का ख्याल तो रखना ज़रूरी है, लेकिन स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, क्योंकि साउंड माइंड इन्हें साउंड बॉडी और साउंड बॉडी के लिए खेल सरगर्मियाँ ज़रूरी हैं। और कुपवाड़ा में लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी के हवाले से तारीफ़ों के पुल भी बांधे। 25 तारीख से हमारे जो कम्पिटिशन्स हैं वो क्रिकेट के लेवल के चल रहे थे, इंटर जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो अब तकमील को पहुंचे हैं। हमारी टीम्स की सिलेक्शन प्रॉपर्ली हो चुकी है ताकि हमारी टीम्स प्रॉपर्ली हमारे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर सकें। उसके बाद में आज 11 तारीख से फुटबॉल की टूर्नामेंट चल रहे हैं इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इस फुटबॉल के में टूर्नामेंट्स में टोटल 11 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अंडर 14 का फाइनल कल 15 तारीख को हो रहा है, उसके इमीडिएटली बाद अंडर 17 हो जाएगा और अंडर 17 का कंपायर होने के बाद में अंडर 19 का, तीनों कैटेगरीज में ऑल एज ग्रुप्स में सिलेक्शन हो जाएगी और ऑल एज ग्रुप्स की टीम सेलेक्ट होके आगे हम अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगी। कुपवाड़ा में खेल सरगर्मियाँ शुरू, लेकिन हमारी रियासत में, हमारी वादी में, हमारे जम्मू में मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, अंबार है और मनमानियाँ भी हैं। और मनमानियों के बीच में ईंट भट्ठे भी आते हैं। आजकल ईंट भट्ठों की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई आम शख्स, आम शहरी घर बनाने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। रेत भी महंगी है, पत्थर भी महंगे हो चुके हैं और उसकी उतने महंगे हुए हैं कि एक आम आदमी की जेब से बहुत दूर चले गए हैं। जहाँ सरकार ने इन भट्ठों की कीमतें भी मुकर्रर कर रखी हैं, लेकिन सरकार के मुकर्रर करदा कीमतों पर कहीं पे भी अमल नहीं होता है। बडगाम में तो खुल्लम खुला धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और बडगाम में धज्जियाँ उड़ाने के वाक़ात के पीछे से आवाम भी परेशान है। ताहम आज बडगाम इंतज़ामिया मुतहरिक थी और कई जगहों पर ईंट भट्ठों के मालिकान से जुर्माना भी वसूल किया गया। नाजायज़ मुनाफाखोरी में जुर्माना वसूल किया गया, थोड़ा सा जुर्माना, लेकिन लोग इल्ज़ाम ये भी लगा रहे कि बड़ी तादाद में उन्होंने तो पहले ही रकूमात लोगों से ईंट ली हैं, आगे भी ईंट लेंगे। जुर्माने से क्या होगा? कुछ सख्त करने की ज़रूरत है और बडगाम इंतज़ामिया पर जोर दिया जा रहा है कि कुछ सख्त किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। और नाज़रीन, आपको चलते चलते ये भी बताते चलें, कोविड भी है, कोविड का कहर है, उस सारे के बीच में शादियों का मौसम भी है। शादियां भी अब वालिदैन के लिए किसी कहर से कम नहीं बनती जा रही हैं। इन शादियों में जो रस्म रिवाज अब अपनाया जा रहा है वो हमारे समाज पर कई तरह के सवाल खड़ा करता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे समाज पर ये कलंक लगा रहे हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोविड के बीच में भी जिस तरह शादियों के दौरान ना तो SOPs का पालन किया गया, ना ही हमारे यहाँ वो कश्मीर का जो कल्चर था उसका ख्याल रखा गया और ना ही ये भी ख्याल रखा गया है कि हो सकता है इस रस्म रिवाज से किसी की बेटी के हाथ पीले ना हो सकें। तो कोविड और सारे के बीच में शादियां, और इस शादियों के दौरान जहां कुछ की खाना आबादी होती है वहीं रस्म रिवाज कुछ की खाना बर्बादी भी करता है।
मुझे लगता है कि जो पढ़े लिखे हैं उनसे ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, जो क्या जिनको पता भी नहीं है कि कोविड है, ये ऐसी कुछ बीमारी है, वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं रूल्स। जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, वो घर से निकल ही नहीं रहे। मैं अपने बारे में बोलूँ तो मेरी नानी है, वो जब घर से निकलती है तो फुल कवर में निकलती है, मास्क पहन के निकलती है, सोशल डिस्टेंस में रखती है। तो फिलहाल हमारी ज़िंदगी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। जब ज़िंदगी है तब शादी भी होगी। फिलहाल हमें रोक देनी चाहिए ये सब चीज़ें, बाद में हो सकती है। अगर आपको आप ज़रूरी करनी है तो आप जैसे वलीमा होता है वो कैंसिल करें, आप निकाह पढ़ ले और शादी हो जाएगी। किस हद तक वाजे को हम पूछते हैं भाई तश्ता ग्लाउज लोगमुत मास्क लोगमुत या साफ सुथरा रोनमुत, क्या हम यहाँ से पूछते हैं कि खाने के साथ ही हम लोग बिजी रहते हैं? कश्मीरी जब वाजवान देखते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं तो फिर बाकी सब तो याद ही नहीं रहता। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें अभी नहीं करनी चाहिए। अभी फ़िलहाल हमें अपनी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और दूसरों को भी बचाना चाहिए खुद के साथ। तो ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज के ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में मेरे साथ ताउन किया आबिद कादिर ने। फिलहाल आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।